तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th बायोलॉजी का अध्याय 6 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसके मैं आप लोगों को टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव 1 शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेंगे तो समझ लीजिए कि 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न 2025 में पूछा गया है, दूसरा का भी, तीसरा का भी, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, ये सब जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, अर्थात सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर का समझ लीजिए प्राकृतिक संसाधन, अर्थात प्राकृतिक में जो पाए जाने वाले जो संसाधन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, और उसका प्रबंधन करना है। क्या करना है? प्रबंधन। ठीक है, वही इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है? ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, यानी कि उससे ऊर्जा तो मिलता है लेकिन प्रदूषण नहीं होता है। बताइए। सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही। ये जो सौर ऊर्जा है स्टूडेंट, सौर ऊर्जा के उत्पादन में कभी भी प्रदूषण नहीं होता है। साथ ही साथ जल वैद्युत ऊर्जा, इससे भी क्या होता है? ऊर्जा तो उत्पादन होता है लेकिन प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा में भी ऊर्जा तो उत्पादन होता है लेकिन प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? जो कचरे का प्रबंधन है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो शहर से बाहर जला देना, सही बात है। अगर मान लीजिए कचरा है तो क्या करेंगे? शहर से बाहर जितने भी कचरा है सबको ले जाके जला देंगे, तो इससे क्या होगा? कचरा से कोई भी नुकसान नहीं होगा और उसका प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा है कि गड्ढे को भरने में उपयोग करना, ये भी सही बात है। अगर आप लोग क्या कर सकते हैं कचरा का प्रबंधन में, ये भी एक अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट कि अगर आप कचरा को गड्ढा में भर देंगे तो गड्ढा भी भरा जाएगा और ऊपर से क्या करेंगे आप लोग? फिर से मट्टी डाल देंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। फिर है कुछ कचरे का पुनः चक्रण, यानी कि कुछ कचरे का फिर से उसको रिसाइकिल करके नया सामान बना लेना, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आई होप आप लोग समझ गए कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? तो शहर से बाहर जला देना, ये भी ठीक है। गड्ढे को भरने में उपयोग करना, ये भी ठीक है। और कुछ कचरे का पुनः चक्रण, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? नई अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? बताइए। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी दिक्कत है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से मेरा नंबर लेके हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? बताएंगे आप लोग। वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि लाख उद्योग। ठीक है, लाख उद्योग, लाह उद्योग होता है स्टूडेंट, यहाँ लाख दिया है। लाह उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, इनमें से सभी जो है क्या है? वनों पर आधारित उद्योग है, अर्थात फैक्ट्री है। 5वां नंबर का है कि आहर और पाइन। क्या स्टूडेंट? आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? ये जो है किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो बिहार का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन की व्यवस्था है? तो बिहार का है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? यानी कि कौन इसमें से विधि ऐसा है जो कि जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं है? ठीक है, तो इरिस, ये जो विधि है ये एक विधि का नाम है। किसका नाम है? एक विधि है जिसका नाम है इरिस, और ये एक प्राचीन विधि नहीं है। बाकी कट्टा, कुल्ह, डगवेल, ये सभी प्राचीन विधि है। ठीक है स्टूडेंट,
7वां नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में कौन है जो कि प्राकृतिक संसाधन मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो ये जीवधारी, ये जो जीवधारी है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वायु, मृदा, जल, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न होगा हम लोगों का 8 नंबर का। चलिए जवाब दीजिए स्टूडेंट कि यूरो 2 अर्थात यूरो दूसरा का संबंध है, किससे संबंध है बताइए। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या फिर कोई नहीं। तो यूरो 2 का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों किससे है, वायु प्रदूषण से। किससे है, वायु प्रदूषण से। 9 नंबर का देखिए यहाँ क्या है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है, एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कुआं। कुआं क्या है, कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है, एक उभयलिंगी जंतु है बताइए। ये केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। तो उभयलिंगी जंतु मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, केचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न जो है 2014 में और 2020 में ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोलीफार्म है। कोलीफार्म मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो कोलीफार्म एक जीवाणु है। कोलीफार्म क्या है, तो कोलीफार्म एक जीवाणु है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर है कि जल का पीएच लेवल क्या होता है। स्टूडेंट पीएच लेवल पर ना मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर नहीं देखे हैं तो आप सर्च कीजिए कि विजय स्टडी पॉइंट पीएच मान क्या होता है। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है, विजय स्टडी पॉइंट पीएच मान क्या होता है। वहाँ पर आप लोगों को मेरा वीडियो दिख जाएगा, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे तो वहाँ से पीएच क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हालांकि इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। स्वच्छ जल का पीएच है कितना है, तो स्वच्छ जल का जो पीएच मान है ना वो 7 होता है। ठीक है, स्वच्छ जल का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 7 होता है। अगर 7 से कम हो तो वो अम्लता होगा, 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीयता होगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 जून को। ठीक है, 14 का देखिए कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। ये जो गंगा कार्य योजना है मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1985 में। चलिए 15 नंबर का है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। ये जो चिपको आंदोलन है, ठीक है, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी करते थे, वही है यहाँ पर कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1973 में। कब प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1973 ईस्वी में। भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट करके बताएंगे कि यह सर समझ में आ रहा है। 16 नंबर का प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध मेरे प्यारे बच्चों नर्मदा नदी पर निर्भर है। कहाँ पर निर्भर है, नर्मदा नदी पर निर्भर है। ठीक है, और निर्मित है, हम निर्भर बोल रहे हैं। ठीक है, निर्मित है यानी बना हुआ है। कहाँ पर, तो नर्मदा बांध पर ये मेरे प्यारे बच्चों बना हुआ है। अगला है यहाँ देखिए साल वृक्षों के, ठीक है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया था। कहाँ पर, तो मिदनापुर में बचाया गया था। कहाँ पर बचाया गया था, तो मिदनापुर में। 18 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पूछ रहा है कि अगर आप वन को संरक्षित करना चाहते हैं ना तो कौन सा प्रक्रिया को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो देखिए पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अतिचारण को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, खनन को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 19 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो क्या होता है, जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाता है, आसानी से अपघटित हो जाता है जैविक प्रक्रम के द्वारा, उसे हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। और 20 नंबर का है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार की आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार का आर का अर्थ होता है यहाँ देखिए आर आर आर।
अर्थात रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ होता है। 3 प्रकार का आर यही होता है। रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना। रिसाइकिल का अर्थ आप लोग जान ही रहे हैं, कोई चीज़ को फिर से उसको रिसाइकिल कर देना। और रीयूज़, ठीक है, उसका फिर से यूज़ करना। चलिए, ये वही हुआ, ये पहला आर, दूसरा आर, तीसरा आर, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं 3 प्रकार का आर। ठीक है, 20 का भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे। हालांकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 21 नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग कि जैव विविधता के विशिष्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, वन कहलाता है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। 22 का है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो खेजरी वन के संरक्षण से, ठीक है, इसका संबंध है। किसका? अमृता देवी तथा बिश्नोई का संबंध, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है। 23 का कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, चेक डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक डैम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न होगा। 24 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 24 नंबर का कि कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं? ये जो है किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, केवल वनस्पति के मृत शरीरों द्वारा, या फिर सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 25 का देखिए क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो प्राकृतिक संसाधन है? तो ये मृदा अर्थात मट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जल, वन, सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 26 नंबर का जवाब दीजिए क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें समपोषित रूप से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? समपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। किसे? बताइए, किसे उपयोग करने की आवश्यकता है? तो कोयला को भी, पेट्रोलियम को भी, वन को भी। ठीक है, इसे क्या करना है? समपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। 27 का चलिए देख लेते हैं क्या है 27 नंबर का कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70% भाग में जल पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? सबसे ऊंचा बांध कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। वही है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर। अगला देखिए 30 नंबर का जवाब है यहाँ पर कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध जो है वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, अर्थात इसका जो निर्माण किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली जो है ये उभयलिंगी जंतु नहीं है। बाकी केचुआ, कृमि, हाइड्रा ये उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी अर्थात ये क्या है? पुरुष भी है, स्त्री भी है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है कि प्राकृतिक, क्या स्टूडेंट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन। अगला देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक में पाए, ठीक है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? फिर से समझ लीजिए कि प्राकृतिक में अर्थात नेचर में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो अजैव है। क्या है? जैव नहीं है, वो अजैव संसाधन है। बताइए कौन सा है? जल है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, जल है, वन है, कोयला है, या फिर पेट्रोलियम है। तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या हो सकता है? जल है। ठीक है, क्या है? ये क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, जल। 34 का कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो नम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बायोलॉजी के बाकी सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर दिया है, उसे भी आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कुल्ह नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुल्ह नाम से जाना जाता है। ठीक है। 36 का है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे अग्रणी नेता। चलिए अगला है यहाँ पर कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन है? तो ये वही है, यहाँ पूछ रहा है। तो मल मूत्र ये तो है ही, वाहित मल ये भी है, और यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधे के मृत शरीर ये भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 38 का देखिए यहाँ पर क्या है कि जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग ये सभी है। ठीक है। शीशा भी है, ये भी क्या है? जैव अनिम्नीकरण है। आर्सेनिक भी है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी है। अब अगला है यहाँ पर 39 का कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 40 का बताएंगे आप लोग कि कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? ये जो कोलीफार्म होता है ना मनुष्य के शरीर में अर्थात मानव के शरीर में मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाया जाता है? आंत में, वृक्क में, गुर्दा में या फिर यकृत में पाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत में पाया जाता है। कोलीफार्म कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। ये भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार जो है मेरे प्यारे बच्चों बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1970 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1970 ईस्वी में। अगला है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? कौन है जो पर्यावरण अनुकूलन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलना क्या है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किए हैं तो स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी के सभी आप लोगों के लिए ही मैं लाते रहता हूँ। अगला है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन है जो गंगा प्रदूषण के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उत्तरदायी नहीं है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालन। गंगा में मछली पालन क्या है? उत्तरदायी नहीं है। गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप वहाँ पर पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यहाँ पर 44 का देखिए क्या प्रश्न है कि सुरंगमन क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर सुरंगमन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा केरल का है। किसका है? केरल का। ये सब व्यवस्था का नाम है। चलिए मात्र 2 प्रश्न ही बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग का ये समाप्त हो जाएगा और बायोलॉजी ही समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को एरिस कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एरिस। अगला है कि BS4 का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? तो वायु प्रदूषण से है। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट बायोलॉजी हम लोग का पूरा समाप्त होता है। बाकी की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, किसी नया विषय के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।